नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम सेमेस्टर 3 की जो हमारी सेकंड पोल है, लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार, इसके बारे में बात करेंगे। और मैंने इससे पहले आपको दो सब्जेक्ट की पूरी पूरे कह सकते हैं मेन क्वेश्चन आंसर हो गए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए थे। आज हम इस तीसरी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर आप कह सकते हो 1 घंटे के अंदर अपने पूरे साल का सिलेबस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, उसकी क्या जरूरत है, लोगों ने लोकतंत्र पर अपने क्या विचार दिए हैं, क्या उनके लिए चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें इसमें क्या करना है, पढ़ना है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखो, बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, उनका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आता है, आप देख सकते हो। तो अगर आप भी ऐसे ही बेहतर एजुकेशन लेना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों तक इसे क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक एक करके सारे मैं आपको पॉइंट्स करवाता हूं। ये आपका कुछ सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लो। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूपों की चर्चा कीजिए और भारत के लिए कौन सा प्रारूप सबसे बढ़िया है, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले आप आंसर का इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर सबसे पहले अपना पेपर करना है तो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। लोकतंत्र लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता को चुनता है और उससे ये कामना करता है कि वो उसके लिए अच्छे अच्छे काम करे, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करे और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने का काम करे। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने नेता को चुन लेता है तो उसी को लोकतंत्र की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर किए जाने वाले शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की नीतियां हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। एक एक करके इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूप। सबसे पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति सारे समूह में से डायरेक्टली यानी सामने, सभी के सामने अपने नेता को चुनता है। जैसे आप सबने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा कि जो गांव जैसे इलाके होते हैं वहां पर क्या होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। तो वहां पर पूरी के पूरी कह सकते हैं गांव के लोग होते हैं, पूरी पूरी प्रजा होती है। वो क्या करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को डायरेक्टली चुनते हैं कि हाँ भाई हमारा वोट इसको जा रहा है, हमारा वोट इसको जा रहा है। और मुखिया को क्या कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला था जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा कहते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति डायरेक्टली अपने नेता को क्या कर लेता है, चुन लेता है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनता है और वो नेता सारे के सारे छोटे से लेकर बड़े कार्य करने की क्या करता है, जिम्मेदारी उठाता है। यानी जनता की सारी इच्छाएं, पानी से लेकर खाने से लेकर रहने से लेकर सड़क से लेकर सारी की सारी जो उनकी सुविधाएं होंगी वो उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। नंबर 3, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पर इसका अधिकार कह सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है, मतलब भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उसे भारत में वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और अगर वो वोट डाल रहा है तो इसका मतलब अपनी मर्जी से अपना नेता चुन रहा है। तो यही तो लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, ठीक है। सर 1989 से पहले ये जो आयु सीमा थी ये आपकी 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में इसे बदलकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष, ठीक है। नंबर 4, प्रतिनिधियों का चयन। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने नेता को चुनता तो है और वो उससे ये कामना भी करता है कि वो हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करे, ये हमने ऊपर के पॉइंट्स में पढ़ लिया। लेकिन इसके साथ साथ उसकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर तो रहा है, लेकिन अगर वो लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करता तो जनता उसे अगली बार नहीं चुनेगी, और जब उसे वो नहीं चुनेगी तो इसका मतलब उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति यहाँ पर क्या कर लेगा, अपनी पकड़ जमा लेगा। तो इसी को प्रतिनिधि का चयन कहा जाता है, ठीक है। नंबर 5, निर्णय लेने में भागीदारी। सीधी सी बात है, यहाँ पर साफ तौर पे बताई गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का अधिकार है। वो अपनी मर्जी से निर्णय ले रहा है, वो अपने सारे फैसले कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है, ठीक है, और अगर जनता हमारे लिए कह सकते हैं जरूरी है, तो प्रतिनिधि को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो अगले चुनाव में उसको जीत का सहारा नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से उसकी जगह पर किसी और को चुन लिया जाएगा। तो इसीलिए उस प्रतिनिधि को हटाकर जनता क्या करती है, दूसरे को चुन लेती है। तो जनता का निर्णय लेने का अधिकार है ना, वो किसी को भी क्या कर सकती है, चुन सकती है। अगला पॉइंट है आपका संवैधानिक लोकतंत्र। यानी
लोकतंत्र में जो भी कार्य होता है ना संविधान के अनुसार होता है। संविधान के अंतर्गत जो भी नियम लिखे गए वो सारे के सारे नियमों के अनुसार कार्य होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो न्यायपालिका उस पर रोक लगाती है। लेकिन अगर कभी किसी देश में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के जो कह सकते हैं अधिकारों का हनन हो रहा है और संविधान भी उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उस देश में लोकतंत्र का होना ना के बराबर है और उसे एक लोकतांत्रिक देश कहना संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान। एक देश के अंतर्गत संविधान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संविधान ही नियमों की पुस्तक होती है जिसके अनुसार देश को चलाया जाता है, उसी के अनुसार देश को चलाया जा रहा है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और सारे के सारे नियमों को मान्यता दी जा रही है। क्योंकि अगर संविधान के अंतर्गत कह सकते हैं सारे नियम लिखे गए तो वो जनता की भलाई के लिए, और अगर उसमें कह सकते कोई भी ऐसा फैसला होगा जो जनता की भलाई के लिए नहीं होगा तो उस नियम को खारिज कर दिया जाएगा। नागरिकों के अधिकार। लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसके साथ साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार किसके हैं? जनता के, जनता के लिए बनाए गए। और अगर ये किसी देश में ये नहीं है तो इसका मतलब उनके साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। सरकार की जवाबदेही। आप किसी एक देश में हो और आपने उनको क्या बोला है कि भाई हमने अपने आपको चुना है, आप हमारे नेता हो, आप हमारे लिए क्या करोगे? काम करोगे। ठीक है, और अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, मान के चलो जैसे कि मैं क्या हूँ, एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब हम छोटी से लेकर बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं। अब किसी पेरेंट्स ने हमारे पास बच्चे को भेजा है तो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से भेजा है। तो अब अगर उनके बच्चे के कम नंबर आते हैं या फिर उनके बच्चे के वो फेल हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो अध्यापक है, जो टीचर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो शुरू से ही सब बच्चे को सिखाए और उनको बताए, उनके पेरेंट्स को बता के चले आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अगर मैं जवाबदेही नहीं दूंगा ना, मैं आंसरेबल नहीं होऊंगा, तो इसका मतलब मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं हूं। इसी प्रकार जब एक टीचर को जवाब देना पड़ता है तो सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार आपको चुप कराने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब उस देश में लोकतंत्र नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक लोकतंत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज में सभी के लिए बराबर अधिकार बनाए गए, बराबर के नियम बनाए गए, तो सभी को बराबर के नियम मानने भी पड़ेंगे और सारे अधिकारों का पालन भी करना पड़ेगा। आर्थिक न्याय। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आर्थिक न्याय को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि एक नीति के अंतर्गत अगर आर्थिक रूप से सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब वहां पर लोकतंत्र का होना ना के बराबर है। इसीलिए लोकतंत्र का होना जरूरी है, लेकिन उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की जाती है, जैसे कर प्रणाली में सुधार किया जाता है, उनके लिए कम टैक्स लगाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक रूप से उन्हें सबके बराबर लाने की कोशिश की जाती है। सामाजिक न्याय। इस प्रक्रिया के अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया कि लोकतंत्र में अगर व्यक्ति समाज में रह रहा है तो समाज में रहते हुए उसे समाज में सभी नियमों का, सभी अधिकारों का उसे कह सकते हैं मिलना चाहिए। अगर वो उसे अधिकार नहीं मिल रहे, सारे नियमों को उसे पालन करने के लिए नहीं दिए जा रहे, तो इसका मतलब उस देश में लोकतंत्र का होना ना के बराबर है। नागरिक समाज की भागीदारी। कोई से भी फैसले हो, नागरिकों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार सरकार क्या करती है, अपने निजी कार्य को पूरा करने के लिए वो जनता का क्या करते हैं, शोषण करती है। तो इसीलिए नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में, ताकि जब भी सरकार ऐसा करे तो सरकार को गिराकर उन्हें वापस से सरकार का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करना। भाई सीधी सी बात है, सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने का मतलब क्या है? देश के अंतर्गत जितने भी नियम बनाए गए हैं और जो कह सकते हैं फैसले लिए गए हैं, उसमें सरकार के ऊपर कुछ कह सकते हैं प्रतिबद्धताएं लगाई गई है, मतलब कि उनके ऊपर कुछ बैरियर्स लगाए गए, और अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करते तो इसका मतलब उनके साथ किसी प्रकार का क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इसीलिए सरकार के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें उन्हें कुछ उनके ऊपर बाउंडेशन लगाई गई है कि वो इससे ज्यादा फैसले अपने नहीं ले सकते। तो इसीलिए उनके मन चाहे कार्य को जो कह सकते हैं वो जो करने जा रहे हैं उन पे रोक लगानी है, तो हमें जनता को क्या करना, जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए साफ तौर पे बताया गया है कि सरकार की शक्ति पर नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार अपने मन चाहे कार्यों को सबसे पहले करती है और जो जनता के कार्य है उसको हमेशा बाद में करती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत जल्दी मैंने आपको समझाया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। समय व्यर्थ नहीं करना है, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। लोकतंत्र पर मैकफर्सन के जो विचार है उसका आलोचनात्मक परीक्षण देना, मतलब कि मैकफर्सन ने जो लोकतंत्र पे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसकी आलोचना करनी, उसकी बुराई करनी। क्या है? तो देखो, लोकतंत्र क्या है मैंने आप सबको बता दिया। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना नेता चुनता है और उसी से उम्मीद करता है कि वो हमारे देश को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एफर्ट करेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया में अगर लोकतंत्र एक तरफ अच्छा है तो एक तरफ जो मैकफर्सन है उन्होंने लोकतंत्र को बुरा भी बताया, क्योंकि इसमें कुछ कुछ कमियां हैं। तो उन कमियों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी आलोचना करते हैं। नंबर 1, अधिकारों का हनन। अब आप कहोगे लोकतंत्र में तो सभी को बोलने का मौका मिलता है, लोकतंत्र में तो सब कुछ होता है, तो भाई अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है? मैं समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान या भारत की बात करते हैं।
भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? हिंदुओं की है, उसके बाद मुसलमानों की है, फिर उसके बाद कई सारे धर्म के लोग आते हैं। तो पहले दो धर्मों की बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो हिंदुओं की है, और दूसरे नंबर पे जिसकी है वो कौन है? मुसलमान है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि बहुसंख्या के आधार पर कह सकते हैं चुनावी प्रक्रिया होती है, यानी जिनकी संख्या ज्यादा होगी तो उसको जीत मिल जाएगी। अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? देश में कई सारी पार्टी है, कोई पार्टी अगर कह सकते हैं हिंदुओं का नेतृत्व कर रही है और कोई पार्टी मुसलमानों का नेतृत्व कर रही है, तो इसमें क्या होता है, हिंदू की जो पार्टी है सारे के सारे हिंदू मिलकर उसी को पार्टी को वोट देंगे। अब हर बार वो जीतेंगे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। अगर 80% हिंदू है तो कह सकते हैं 15% मुसलमान है। आप कभी भी सोचो, लोकतंत्र में कभी ऐसा होगा कि कभी मुसलमानों की जीत होगी? नहीं होगी। इसीलिए लोकतंत्र में बहुसंख्यक का तो फायदा होता है, लेकिन अल्पसंख्यक का हमेशा क्या होता है? हनन होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि अल्पसंख्यक का हमेशा क्या किया जाता है? हनन किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, राजनीतिक दलों का स्वार्थ। भाई सीधी सी बात है, मैकफरसन सही बोलते हैं, बहुत सारी पार्टियां क्या करती हैं, अपने फायदे के लिए अपने लोगों को, अपने नेताओं को, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने के लिए वो एफर्ट करते हैं और अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वो देश का भला करने से पहले अपना स्वार्थ करते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र में ये चीज जरूर बताई गई है कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार जो हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी होती है उनका उसमें खुद का स्वार्थ जुड़ा होता है, जिसमें वो अपने लिए फायदेमंद ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए उन्हें जनता की भलाई के लिए ज्यादातर क्या करने चाहिए? काम करने चाहिए। नंबर 3, निर्णय लेने की प्रक्रिया। अब देखो लोकतंत्र में ना सबसे बड़ा जो कह सकते हैं नुकसान वो यही है। ठीक है, कैसे? मैं आपको बताता हूं। निर्णय लेने की प्रक्रिया, लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, हर व्यक्ति के जो मंजूरी है तो उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर मान के चलो देश में क्या हो रहा है, देश में किसी देश ने आतंकवादी हमला कर दिया, एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। इस सिचुएशन के अंतर्गत अगर मान के चलो उस टाइम पर जो फैसला जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो वो लोग अटैक कर रहे हैं। अब लोकतंत्र की प्रक्रिया में क्या होता है, सबकी महत्व होती है। ठीक है, यानी कि सारे व्यक्तियों की राय सुनी जाती है, जितनी देर में राय सुनेंगे ना एक राज्य खत्म। तो इसीलिए लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमेशा देरी हो जाती है। तो इसीलिए लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों को कह सकते हैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। इसीलिए कुछ जगह पर लोकतंत्र का फायदा है, लेकिन कुछ जगह पर लोकतंत्र का क्या है? नुकसान भी है। ठीक है। नंबर 4, अनुभवी दृष्टिकोण। लोकतंत्र में ये अच्छी चीज है कि लोकतंत्र में हमें कह सकते हैं कुछ अनुभवी नेता होते हैं, उनकी भी हमें राय मिलती है। लेकिन कुछ लोग पता है, अब देखो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या है, सबको चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिलता है। जब सारे के सारे व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते हैं ना, चाहे अनपढ़ हो, गवार हो, कोई भी हो, वो भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं और शक्ति के बल पर या अप्रोच के बल पर वो क्या करते हैं? जीत जाते हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं जो अनुभवी लोग हैं उनको सरकार में आने का मौका नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सरकार की भूमिका की अनदेखी। कई बार क्या करती है सरकार ना, अपनी मर्जी चलाती है, अपने फैसले लेती है कि भाई हमें ये नीतियां बनानी है, हमें ये वाला फ्लाईओवर बनाना है, ये करना है। तो जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है ना, तो इस वजह से सरकार क्या करती है? अपनी नीतियां चलाती है। इस वजह से उसने लोकतंत्र को क्या बताया? बुरा बताया। क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति जो होता है वो जनता के लिए कम कार्य करता है और खुद के लिए ज्यादातर कार्य करता है। ऐसा कुछ देशों में होता है, सारे देशों में नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड मत करना, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि लोकतंत्र में कुछ लोग तो सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किस लिए काम करते हैं? सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, सिर्फ पैसा बनाने आते हैं राजनीति में। नागरिक समाज की भूमिका की अनदेखी। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इस फील्ड पर हूँ, एजुकेशन फील्ड पर हूँ, अगर मैं किसी बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा ना, वो अगले साल भी मेरे पास आएगा और अच्छा पढ़ाऊंगा और उसके अगले साल भी, अगले साल, ऐसे करके वो मेरे साथ ना हमेशा पढ़ता रहेगा। ऐसे करके राजनीतिक पार्टियों के साथ होता है। अगर वो जनता के लिए अच्छे कार्य करती है तो इसका मतलब उन्हें चुनाव में हर बार जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन चुनाव में अगर वो कह सकते हैं अच्छा नहीं करेगी तो चुनाव में उन्हें जीतने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि लोकतंत्र के अंतर्गत इस चीज को बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है, और नागरिक समाज की भागीदारी का होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की अनदेखी। अब देखो कुछ देशों में क्या होता है, लोकतंत्र के ना कुछ ही रूपों को महत्व दिया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, प्रतिनिधि लोकतंत्र हो गया। ठीक है। तो लेकिन अगर किसी देश के अंतर्गत सारे के सारे लोकतंत्र की प्रक्रिया को महत्व दिया जाएगा तो हर व्यक्ति को सीखने को मिलेगा, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इससे उन्हें बहुत ज्यादा क्या होगा? फायदा होगा। ठीक, लास्ट पॉइंट है आपका, लोकतंत्र के कार्यान्वयन में चुनौतियों की अनदेखी। भाई सीधी सी बात है, यहाँ साफ तौर पर बताया गया कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें ना जनता की सुनी नहीं जाती, जनता की देखी नहीं जाती है। आप अगर जनता के लिए आज काम नहीं कर रहे हो ना, तो आगे चल के वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा जनता के लिए, भलाई के लिए क्या किए जाते हैं? कार्य किए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये भी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इससे जुड़ा हुआ, भाई पूरी बुक इससे से जुड़ी हुई है, लोकतंत्र से जुड़ी हुई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पूंजी है, व्याख्या कीजिए। मतलब कि अगर किसी देश में स्वतंत्र चुनाव हो रहे हैं तो क्या वो लोकतंत्र है? तो उसके बारे में हमें बात करनी है।
तो देखो हर बार तो मैं डेफिनेशन आपको दूंगा नहीं, लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे दोगे। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने नेता को चुन रहा है और अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करवा रहा है कि मतलब जो नेता को उसने चुना है वो नेता उसके लिए क्या करेगा, बेहतर कार्य करेगा। तो सीधा ही इसके पॉइंट की तरफ चलते हैं समय न व्यर्थ करते हुए। नागरिकों की भागीदारी, देखो अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर नागरिक होते हैं तो वो अपने नियमों को ज्यादा महत्वता देते हैं और अपने मनचाहे कार्य को भी करवा सकते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार कई बार अपने मनचाहे कार्य करती है, इसीलिए उनके ऊपर रोक लगाने के लिए जनता क्या करती है, बहुत ज्यादा कोशिश करती है। तो इसीलिए जनता का ये कह सकते हैं कार्य बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के मनचाहे कार्यों पर क्या लगाए, रोक लगाए। नंबर 2, विविधता और बहुलता। देश के अंतर्गत कोई सी भी कैटेगरी के लोग हो, कोई से भी समाज के लोग हो, उन सबको चुनाव में खड़े होने का मौका मिलता है और चुनाव में कह सकते हैं अपने पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति की सुनी जाती है, हर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। एक तरफ हमने इसकी आलोचना की थी, तो वहीं अब इसकी क्या कर लेते हैं, तारीफ कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चीजों को क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है। नंबर 3, लोकतंत्र की मजबूती। भाई लोकतंत्र के अंतर्गत अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा ये है कि अगर आज ये पार्टी हमारे लिए काम कर रही है तो हम इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि भाई ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है। ऐसे करके अगर वो पार्टी अच्छा काम करती रहती है तो हम उसको वोट देते रहते हैं, अगर वो पार्टी अच्छा काम नहीं करती तो हम उसे वोट नहीं देते। लेकिन अगर इसके साथ साथ मैं तुम्हें बताऊं, तो वोट देने के साथ साथ लोगों को बहुत ज्यादा महत्वता भी मिलनी चाहिए, उनको चीजों को बेहतर करने का मौका भी मिलना चाहिए। इसीलिए अगर वो पार्टी सही काम नहीं करती तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी पार्टी को चुन लेते हैं और वो हमारे लिए काम करती है। तो इसीलिए लोकतंत्र की मजबूती बनी रहती है। एक पार्टी काम नहीं करती तो दूसरे को चुनने का क्या मिल जाता है, हमें मौका मिल जाता है। नंबर 4, निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी सीधी सी बात है, निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करेगा उसे हम चुन लेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे नहीं चुनेंगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति अच्छा काम करता जाता है उसको हम चुनते जाते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है, महत्व मिल जाता है। ठीक है। नंबर 5, ज्ञान और समझ में वृद्धि। जितनी ज्यादा मात्रा में व्यक्ति सीखता जाता है उतनी ज्यादा उसकी कह सकते हैं नॉलेज में कह सकते हैं इंक्रीजमेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान में उसकी वृद्धि होती है, वो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों को सीखने लगता है। इसी कारण वो कह सकते हैं अपनी चीजों को बेहतर करने की क्या करता है, कोशिश करता है। रचनात्मकता और नवाचार, यानी इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कई सारी नई नई चीजों को भी सीखने को मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र भी हमें बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत सारी चीजों के बारे में बता देता है। तो इसलिए सारी चीजों को हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है और बहुत ज्यादा इससे क्या होता है, फायदा भी होता है। हालांकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कह सकते हैं जो सरकार है उसे कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कौन कौन सी चुनौती होती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। नंबर 1, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की कमी। मान के चलो किसी देश में आप रह रहे हो, वहां पे आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। भाई जब आप बोल नहीं पाओगे तो सरकार के मनचाहे कार्यों पर रोक लगा पाओगे? तो इसीलिए अगर आप रोक नहीं लगा पाओगे तो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करेगी। इसीलिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया जाता है कि व्यक्ति को उसके मनचाहे कार्यों पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। इसी का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। नंबर 2, मीडिया की स्वतंत्रता की कमी। कई बार क्या होता है, सरकार ज्यादा पावर में होती है ना, तो वो मीडिया को ही खरीद लेती है। मीडिया को खरीदने का मतलब क्या, बड़े बड़े चैनल को खरीद लेगी। जैसे वर्तमान समय में जो कह सकते हैं कुछ पार्टियां हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पार्टी क्या कर रही है, मीडिया को खरीद रही है और खरीदने के साथ साथ क्या कर रही है, फायदा कमा रही है। कि मतलब वो मीडिया सिर्फ उन्हीं के पक्ष में बोलती है। अगर व्यक्ति को जो दिखाया जाएगा वही चीज होती है, लेकिन मीडिया का काम क्या होता है, मीडिया का काम होता है कि वो जनता की भलाई के लिए काम करे, जनता को आगे बढ़ाने के लिए महत्व दे। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी ना, तभी जाकर सरकार अच्छी बनी रहेगी और सरकार जनता के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। तो इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता पर जब पाबंदी लगाई जाती है तो इस प्रकार यहाँ पर साफ तौर पे जनता का क्या होता है, नुकसान होता है। नंबर 3, राजनीतिक दबाव। कई बार ऐसा होता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है ना, वो इतने ज्यादा पावरफुल होती है कि सामने वाले व्यक्ति को ना पावर से डरा देती है। इस वजह से वो अपने फैसले को लेने में, अपनी चीजों को करने में बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इसीलिए उनको बहुत ज्यादा कह सकते हैं महत्व देना पड़ता है। नंबर 4, जानकारी की कमी। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ना किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती, तो लोग उन्हें बनाते रहते हैं। यानी सरकार अगर देखती है जनता बेवकूफ है तो बनाते रहो, अपनी नीतियां चलाते रहो, अपने फैसले करते रहो, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। इस वजह से जानकारी की कमी से भी लोकतंत्र में बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। समय और संसाधनों की कमी। कई बार तो ऐसा होता है कि जनता काम करने के लिए सरकार को चुनती है, सरकार के पास संसाधन नहीं होते। कई बार सरकार काम करना चाहती है तो उसके पास संसाधन नहीं होते। तो इस वजह से भी देश में कह सकते हैं बहुत ज्यादा गलत फहमी फैल जाती है और लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति को चीजें बेहतर करनी है तो उसे नई नई चीजों को बेहतर करने का क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन था, खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधानवाद से आप क्या समझते हैं कि आज के टाइम पर संविधान हमारे लिए जरूरी है? हाँ भाई, संविधान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संविधान के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें हमारे देश के बहुत सारे दिग्गज नेताओं ने एक बैठक की, एक मीटिंग बुलाई, सारे के सारे लोगों ने मिलकर संविधान के लिए बातचीत रखी और धीरे धीरे करके उस संविधान की गणना करनी शुरू कर दी। तो ऐसे ही करके
हमारे देश में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतर्गत एक कह सकते हैं संविधान को निर्मित किया गया। ये एक ऐसा संविधान था जो आज तक बरकरार है, जिसे आज तक तोड़ा नहीं गया। और इसी संविधान के लिए हमें कुछ चीजें बतानी है, कुछ चीजें ऐसी बतानी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। एक एक करके इसके पॉइंट्स के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। सरकार की शक्तियों को सीमित करना, सबसे पहला पॉइंट ही यही है भाई। अभी भी मैंने आपको पहले बताया था, कई बार सरकार जब अपनी नीतियों को बेहतर करने की कोशिश करती है या फिर अपने फैसलों को जबरदस्ती लेने की कोशिश करती है, तो संविधान उनकी इन शक्तियों पर क्या करता है, कह सकते हैं विरोध करता है। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, लोगों से उनके अधिकार छीनने की कोशिश की थी। उसी टाइम पर संविधान ने उन अधिकारों को कह सकते हैं बचाने का प्रयास किया और हमारी रक्षा की। तो इसीलिए अगर कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी इन लोगों से उनके अधिकार छीनने की कोशिश करती है, तो ये क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर संविधान के नियमों के तहत उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। नंबर 2, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, यानी जो भी नागरिक है उन सबके अधिकारों की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। उनकी नीतियों को महत्व दिया जाता है, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने के लिए बोला जाता है। तो इसीलिए जनता के लिए जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा क्या होने चाहिए, फायदेमंद होने चाहिए। और नागरिकों के अधिकारों की हमेशा क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। इसलिए संविधान में उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1975 का जो कह सकते हैं हमारे इमरजेंसी लगी थी, जो आपातकाल था, उसके अंतर्गत सरकार ने हमारे लोगों के बहुत सारे अधिकार छीनने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इस वजह से उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे संविधान ने बहुत ज्यादा क्या किया, प्रयास किया है। और न्यायपालिका ने भी हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगर कोई भी हमारा कह सकते हैं बड़ा राजनीतिक अधिकारी है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं नुकसानदायक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा अधिकारी और उसका कोई सगा संबंधी अगर कोई कह सकते हैं गुनाह कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यायपालिका को खरीदने की कोशिश करते हैं, जज के ऊपर प्रेशर डालते हैं। इसी वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ताकि कोई भी उसके ऊपर प्रतिबंध ना लगाए। और उसे विधायिका और कह सकते हैं कार्यपालिका से क्या बनाया गया, ऊपर बनाया गया है। कानून का शासन, जो ये संविधान की पुस्तक है, ये लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों के लिए फायदेमंद है, लोगों के लिए ही बेहतर है। क्योंकि अगर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो कानून के अनुसार होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कह सकते हैं आप उन अधिकारों की मांग कर सकते हो। इसीलिए देश के अंतर्गत कानून को बेहतर बनाने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संविधान की सर्वोच्चता, यानी सीधी सी बात है, पूरे देश के अंतर्गत सबसे बड़ा संविधान है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं। और संविधान को तोड़ने की ना तो कोशिश की जाएगी। अगर कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है, या फिर उन लोगों को, नेताओं को जेल में भी डाला जा सकता है। इसलिए संविधान हमारे लिए क्या है, सर्वोच्च है, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। मानवाधिकारों की रक्षा, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। उन चीजों को बेहतर करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए जो भी फैसला लिया जाता है वो लोगों के लिए लिया जाता है, और लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बेहतर होता है। इसीलिए हम ज्यादातर चीजों को बेहतर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसीलिए चाहे उनके समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी अधिकार हो, तो संविधान के अनुसार उनके अधिकारों की क्या की जाती है, रक्षा की जाती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, देश के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में बहुत ज्यादा कह सकते हैं बुरा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए लोगों को बेहतर करने के लिए नई नई नीतियां चलाई जाती है, नए नए फैसले लिए जाते हैं, ताकि चीजों को अधिक से अधिक मात्रा में बेहतर किया जा सके। शक्ति का विकेंद्रीकरण, संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी जो पावर्स का है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। कुछ पावर केंद्र सरकार को दी गई है, कुछ शक्तियां जो है आपकी राज्य सरकार को दी गई है, कुछ स्थानीय सरकार को दी गई है। तो सबको शक्ति बराबर रूप में बांटी गई है, ताकि वो अपनी चीजों को बेहतर कर सके और लोगों की जरूरतों को पूरा करने का क्या कर सके, प्रयास कर सके। समकालीन समय में संविधान का जो कह सकते हैं महत्व क्या है, तो समकालीन समय में संविधान का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे देश में आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो जो भी फैसले लिए जाते हैं संविधान के अनुसार लिए जाते हैं, वो नीतियों को बेहतर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसीलिए संविधान का होना एक देश के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो अब ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। इसमें भी आपने क्या देखा, संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है और संविधान की हमारे लिए क्या क्या नियम है। ठीक है, अभी राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करना है। देखो क्वेश्चन को समझ लो, राष्ट्रीय राजनीति मतलब देश की राजनीति में अगर जो क्षेत्रीय दल है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो क्या इससे देश का नुकसान हो सकता है, यानी क्षेत्रीय दल की बढ़ती भूमिका की आलोचना करनी है। तो राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल वह दल होते हैं जो किसी एक देश के दल होते हैं, यानी पूरे राष्ट्र के होते हैं। यानी एक पार्टी जिसकी सरकार 4 राज्य उससे ज्यादा राज्यों में होती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी जाती है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी इसमें आ गई है। ठीक है, तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पार्टी हैं जो इसमें आ गई है। बात करते हैं दूसरा, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल वह दल होते हैं जो किसी एक क्षेत्र के होते हैं और एक क्षेत्र के लिए ही काम करते हैं, और उसके अलावा उनका वजूद किसी और राज्य में नहीं होता। तो ये केवल एक छोटे से स्तर के जो कह सकते हैं दल होते हैं, इन्हीं को क्षेत्रीय दल कहा जाता है। चलिए इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं।
राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दल के कुछ फायदे हैं, पहले फायदा पढ़ेंगे फिर नुकसान पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा क्या है, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय पहचान। एक क्षेत्रीय दल जो होता है केवल और केवल एक क्षेत्र के लिए काम करता है और उस क्षेत्र के लोगों को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब उस क्षेत्र के लोगों को एक पहचान मिल गई, उनकी जरूरतें पूरी हो गई, इसलिए क्षेत्रीय दल की ये क्या थी, बहुत बड़ी भूमिका। स्थानीय मुद्दों पर ध्यान, ठीक है, मैंने जो ये पॉइंट बताया था ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब देखते हैं स्थानीय मुद्दों पर ध्यान, यानी इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया कि जो लोग हैं उनके लिए स्थानीय मुद्दे, उनकी छोटी छोटी जरूरतें, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, क्षेत्रीय दल की। जैसे अब पहले आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली के लिए काम करती थी, अब पंजाब के लिए कर रही है, गोवा के लिए कर रही है, गुजरात के लिए कर रही है, कोशिश कर रही है वहां पे जीत प्राप्त करे। जैसे समाजवादी पार्टी है वो यूपी में है, ऐसी करके क्षेत्रीय पार्टी केवल और केवल एक एक क्षेत्र में होती है और वहीं के मुद्दों को सुलझाने की क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं। लोकप्रियता, इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उन्हीं की लोकप्रियता होती है, उसके अलावा किसी और अन्य पार्टी को नहीं चुना जाता है, इसीलिए लोकप्रियता में उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, महत्व होता है, इसीलिए उसको ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विविधता, क्षेत्रीय दल के अंतर्गत विविधता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पार्टियां होती है और वो अलग अलग नीतियां चलाती है, अलग अलग फैसले लेती है, इसीलिए चीजों को बेहतर करने के लिए सारे के सारे लोग एक साथ मिलजुल कर क्या करते हैं, फैसले लेते हैं और तभी जाकर चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेहतर करने की क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि जो लोग हैं वो अपने बहुत ज्यादा मात्रा में फैसले ले सकते हैं और अपनी छोटी मोटी चीजों को पूरा कर सकते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी, देखो जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो एक क्षेत्र के होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा महत्व बहुत ज्यादा हो और जितना ज्यादा मात्रा में उनका महत्व बढ़ता जाएगा और राष्ट्रीय राजनीति में उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए वो चीजों को बेहतर करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में राजनीति में महत्वता देते हैं ताकि उनका वर्चस्व क्या हो जाए, बढ़ जाए। हालांकि क्षेत्रीय दल की जो कह सकते हैं, ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं इसके कुछ नुकसान है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्षेत्रीयवाद, देखो क्षेत्रीय दल केवल और केवल किसी एक क्षेत्र के होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब क्षेत्रीय दल की बात नहीं सुनी जाती तो क्षेत्रीय दल वहां के लोगों को भड़काते हैं और अलग देश की मांग करने लगते हैं, तो इसलिए एक क्षेत्रीय दल किसी एक देश की मांग भी कर सकता है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सन 1906 में जो कह सकते हैं एक राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। आगे चल के इसी पार्टी ने अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई, धीरे धीरे करके वो बड़ी पार्टी बड़ी होती गई, बड़ी होती गई और वो इतनी बड़ी हो गई कि 1947 तक आते आते उन्होंने अलग देश की मांग कर दी और जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो इसलिए क्षेत्रीय दल कई बार क्या हो जाते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा, अर्थात साफ तौर पे ये बताया गया कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं ना, ये केवल अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। वो कहते हैं हमें क्या मतलब देश से, हमारे क्षेत्र से मतलब होना चाहिए, तो जो भी फैसले जो भी नीतियां होती है उस क्षेत्र के लिए होती है, इसलिए उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय दल को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में वो राष्ट्रीय दल के रूप में आएगा तभी जाकर देश का बचाव रहेगा, नहीं तो कई बार क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रीय दल अलग राज्य की मांग करता है, अलग राज्य से फिर अलग देश की मांग कर देगा और इस कारण देश का बंटवारा भी हो सकता है। सरकार बनाने में मुश्किल, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, क्योंकि जितने ज्यादा क्षेत्रीय दल होते हैं उतनी ज्यादा मात्रा में सरकार बनाने में मुश्किलें आती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मर्जी चलाता है, हर व्यक्ति अपने फैसले लेता है, इस वजह से सबको ज्यादा महत्व नहीं मिल पाता, इसलिए क्षेत्रीय दल का सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, महत्व होता है और सरकार बनाने में बहुत ज्यादा क्या होती है, मुश्किल, ठीक है। तो आप सब यही बताओगे कि क्षेत्रीय दल कई जगह पर फायदेमंद भी और कई जगह पर क्या है, नुकसानदायक भी है, तो ये आपको निष्कर्ष बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र मीडिया का क्या योगदान है, अगर देखा जाए लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें स्वतंत्र मीडिया का योगदान क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना नेता तो चुनता है, लेकिन मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि चौथा स्तंभ भी वही है, इसीलिए उसके रोल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जानकारी का प्रसार, स्वतंत्र मीडिया का काम होता है कि वो हर छोटी से लेकर बड़ी जानकारी का प्रचार प्रसार करे, देश की जनता तक, हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचाए, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, देश ऐसे चल रहा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो जानकारी का बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन अगर कई बार राजनीतिक पार्टी उस चैनल को, बड़े से बड़े चैनल को या मीडिया को ही खरीद लेती है, तो वो अपनी न्यूज चलवाती है और इस वजह से क्या होता है, देश की जनता को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एग्जाम्पल देता हूं, अभी क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे कारनामे हो रहे हैं देश में, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले स्टूडेंट्स का मामला था, उन्होंने एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए देखा और बहुत सारे टीचरों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया। उसी टाइम पर प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई भी राजनीतिक जो पार्टी थी उनका दबदबा इतना था कि बड़े बड़े जो चैनल थे वो छोटी मोटी न्यूज दिखाते थे
और किसकी तरफ से बोलते थे? बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बोलते थे। तो उनका मुद्दा छुपा दिया जाता था। स्वतंत्र मीडिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो इसी वजह से हमारे देश में कह सकते हैं मीडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और देश के नागरिकों को नई नई चीजों को जानने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। नंबर 2, जांच और अनुसंधान। देखो सीधी सी बात है, अगर मीडिया कई बार क्या करती है, छोटे छोटे जो कह सकते हैं संस्थाएं होती हैं या कुछ गैर कानूनी कार्य चल रहे होते हैं, तो उन पर अगर मीडिया क्या करती है, अपनी जांच पड़ताल पहुंचाती है ना, तो धीरे धीरे करके लोगों को उनके बारे में पता चलता है और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो सख्त कार्रवाई नहीं करेगी ना, तो सरकार कह सकते हैं अगली बार चुनी नहीं जाएगी, इसलिए उन्हें जबरदस्ती क्या करने पड़ते हैं? फैसले लेने पड़ते हैं। जनता को जागरूक करना। भाई स्वतंत्र मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है जनता को जागरूक करना, क्योंकि अगर मीडिया अगर जनता को जागरूक नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंट का मामला देखते हैं अरावली हिल्स का, उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो भी कह सकते हैं छोटी छोटी पहाड़ी है उन सबको काट दिया जाएगा, उनको हटाने का उन्होंने प्रावधान दे दिया। अब देखो क्या हुआ, जनता को इस बारे में पता चला, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने क्या किया? जानकारी का प्रसार किया, धीरे धीरे करके हर जगह पर उन्होंने जानकारी फैलाने की कोशिश की। जितनी ज्यादा मात्रा में जानकारी फैलाते जाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को फायदा होगा। इसीलिए स्वतंत्र मीडिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर जानकारी का बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? प्रचार प्रसार होता है और लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। सरकार को जवाबदेही बनाना। सरकार अगर अपने मन चाहे कार्य कर रही है, आप उसकी आवाज उठाओ, आप उसके लिए बोलो कि ये सरकार ने गलत किया, ये सरकार ने ऐसा किया, क्योंकि अगर मीडिया ही बिक जाएगी तो हम किससे उम्मीद करेंगे? हमें सच कौन बताएगा? इसीलिए स्वतंत्र मीडिया का होना बहुत ज्यादा क्या होता है? जरूरी होता है, क्योंकि वो सरकार को जवाबदेही बनाती है, आंसरेबल बनाती है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की भूमिका। ठीक है, तो जानकारी का तेजी से प्रसार। सोशल मीडिया में आज के टाइम पर जितनी जल्दी अच्छी खबर नहीं फैलती, उससे ज्यादा जल्दी बुरी खबर फैलती है। इसीलिए जानकारी का प्रसार बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होता है। अच्छी खबर तेजी से फैलनी चाहिए, जबकि बुरी खबर तेजी से नहीं फैलनी चाहिए। इसीलिए जानकारी का तो देखो प्रसार हो रहा है तेजी से, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, वो लोगों को भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज उनके लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज उनके लिए क्या है? नुकसानदायक है। जनता की भागीदारी। स्वतंत्र मीडिया के अंतर्गत जनता की भागीदारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सरकार अपने मनचाहे कार्य करती है तो जनता कई बार अनशन पर बैठती है, और अगर मीडिया ही नहीं दिखाएगी कि लोग अनशन पर है तो किसी को पता नहीं चलेगा, लोग ज्यादा प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे नहीं। इसीलिए तो मीडिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर जनता की भागीदारी सरकार के अंतर्गत क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और देश में उनकी महत्वता बढ़ेगी। सरकार पर दबाव डालना। भाई डालना पड़ेगा सरकार पर दबाव। आप काम नहीं करते हो तो सरकार को हमें बोलना पड़ेगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर वो सरकार काम नहीं करती तो इसका मतलब वो फायदेमंद वाली सरकार नहीं है। चलो ठीक है, कुछ समय तक आपके लिए हम वेट कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन सरकार गिरेगी ना, जिस दिन सरकार पलटेगी या दोबारा चुनाव होंगे, तो वो सरकार दोबारा नहीं चुन के आएगी। जैसे अभी देश में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा क्या है, इस चीज से परेशान है कि काम तो हो नहीं रहे, देश की सरकार की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। इसीलिए लोग भी क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार सरकार गिरने दो, फिर दोबारा से चुनाव होंगे ना, तब जाके देखा जाएगा कि कैसे देश को चलाया जाएगा, कैसी नीतियां बनाई जाएगी। तो ये सारे फैसले किसके लिए लिए जाते हैं? जनता के लिए लिए जाते हैं। चुनौतियां और सीमाएं। अब देखो कुछ चुनौती भी है, उसके बारे में बात करें। मीडिया की स्वतंत्रता, मैं आपको शुरू से अभी तक बताया जा रहा हूं। जैसे कि आप सबने देखा होगा, कई बार मीडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, राजनीतिक पार्टी प्रेशर बनाती है कि तुम्हें हमारे पक्ष में बोलना है। सन 1975 में भी हुआ था, इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप सकते, आपको हमसे पूछना पड़ेगा। आज के टाइम में भी यही होता है। सरकार क्या करती है? इनडायरेक्टली क्या कर रही है? उन लोगों को पैसा खिला रही है, उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको बोल रही है कि तुम हमारे बारे में छापो, हमारे बारे में अच्छा बताओ। इसीलिए बहुत ज्यादा क्या लिए जाते हैं? फैसले लिए जाते हैं, ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके। जानकारी की विश्वसनीयता, कई बार देखो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो जानकारी की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सबने ये देखा होगा, कई बार सोशल मीडिया के थ्रू गलत जानकारी भी फैलती है, और वो इतनी ज्यादा फैलती जाती है, इतनी ज्यादा फैलती जाती है, लोग ट्रोल करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसीलिए इसे शीघ्र रोकना बहुत ज्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है। मीडिया की जिम्मेदारी क्या है? मीडिया की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है जनता को सच बताना, जनता की राय को प्रकट करना, जनता को आगे बढ़ाना और लोगों के लिए काम करवाना। लेकिन मीडिया आज के टाइम में क्या कर रही है? अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए लोगों से बिक जाती है, लोगों के लिए काम करती है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा क्या होता है? नुकसानदायक होता है। इसीलिए जनता मीडिया पर भी आजकल ज्यादा क्या नहीं कर रही है? भरोसा नहीं कर रही है। निष्कर्ष आप क्या बताओगे? स्वतंत्र मीडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो फैसले जनता के लिए लेती है तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर जनता के लिए वो राय प्रकट नहीं कर रही है, जनता के लिए चीजें नहीं कर रही है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा क्या है? नुकसानदायक है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्वीकरण और लोकतंत्र के संबंधों के बीच आलोचनात्मक परीक्षण करना है, कि मतलब हमें ये बताना है कि वैश्वीकरण और लोकतंत्र किस प्रकार एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। 10 बार बता चुका हूं।
हर व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनता है, अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करता है और उस व्यक्ति से ये कामना करता है कि वो देश के लिए अच्छे काम कर सके। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विश्व के अधिकतर देश एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चीजों को बेहतर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, ये वैश्वीकरण है। तो इनके संबंधों की हमें क्या करनी है, कुछ बुराई करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके कुछ नुकसान है, इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। सबसे पहला आर्थिक असमानता। वैश्वीकरण के कारण सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता हुई है, क्योंकि इससे ये फायदा तो होता है कि एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाके अपना व्यापार कर रही है, बेच रही है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अमीर ही वहां पर जाकर व्यापार कर पाते हैं और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। इस वजह से देश में आर्थिक असमानता बढ़ती है। तो ये वैश्वीकरण का बहुत ज्यादा क्या है, नुकसान है। नंबर 2, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण। यानी कई बार ऐसा होता है कि सारी की सारी पावर ना कुछ लोगों के पास आ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोकतंत्र में सारी की सारी पावर जब कुछ लोगों के पास आ रही है, दूसरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, केवल केवल कुछ लोग ही देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी सबको आने का मौका नहीं मिलता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच के कारण ही देश को आगे बढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता। सांस्कृतिक बढ़ोतरी को कम करना, यानी साफ तौर पे बताया गया कि सांस्कृतिक बढ़ोतरी को कम करना, कि वैश्वीकरण के कारण एक देश की संस्कृति दूसरे देश में बढ़ती है, लेकिन हमारे देश की संस्कृति हमारे देश में रहते हुए खत्म होने लगती है, क्योंकि लोग हमारे देश की संस्कृति को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते और दूसरे देश की संस्कृति को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। भारत की बात कर लो, वो लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा मानने लग गए। दूसरे देश की बात करेंगे तो वो इंडियन कल्चर को मानने लग गए। तो एक देश की संस्कृति खत्म हो रही है, लेकिन दूसरे देश की संस्कृति का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। हालांकि वैश्वीकरण से लोकतंत्र को कुछ फायदा भी हुआ है। तो इसका क्या फायदा है, पहला है जिसे कहते हैं आर्थिक विकास। इससे एक देश की कंपनी को दूसरे देश में जाके व्यापार करने का मौका मिला। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे कि डोमिनोज एक कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, लेकिन वो भारत में आके अपना पिज्जा बेचती है और बहुत सारे सामान को बेचती है। तो इसका मतलब उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो अपने देश में भी कमा रही है और हमारे देश में भी कमा रही है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम दूसरे देश में जाकर क्या कर सकते हैं, अपने उत्पाद बेच सकते हैं। तो इसीलिए चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर करने का क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। ठीक है। नंबर 2, राजनीतिक सहयोग। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे नेता होते हैं विश्व के जो बहुत ज्यादा दिग्गज होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो दूसरे देश के लोग क्या करते हैं, उन लोगों से सीखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि मान के चलो दूसरे देश के नेता बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो कुछ देश के लोग उन नेताओं की सुनेंगे, उन नेताओं की मानेंगे, उनकी बातों से प्रभावित होंगे, फिर जाके देश को चलाने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। इससे राजनीति क्या होता है, सहयोग होता है। ठीक है। नंबर 3, सांस्कृतिक आदान प्रदान। यानी साफ तौर पे बताया गया कि संस्कृति का बहुत ज्यादा क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जितनी ज्यादा मात्रा में संस्कृति का आदान प्रदान होगा, उतनी ज्यादा मात्रा में फायदा होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, तो उनकी संस्कृति हमारे देश में आ रही है, हमारे देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, तो उनकी संस्कृति आदान प्रदान हो रही है। तो संस्कृति का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ये भी बहुत ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है। रोजगार के अवसर। अब देखो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा क्या हो रहा है, रोजगार के अवसर। दूसरे देश की कंपनी जब हमारे देश में आ रही है, तो वो यहाँ पे आके अपने देश के एम्प्लॉय यहाँ थोड़ी लेके आएगी, तो हमारे देश से एम्प्लॉय लेते हैं। इससे उन्हें बहुत ज्यादा क्या होता है, फायदा होता है। तो इसलिए हमारे देश के लोगों को क्या मिलता है, रोजगार भी मिलता है। तो निष्कर्ष क्या बताओगे कि लोकतंत्र और वैश्वीकरण का फायदा भी और नुकसान भी है। बस लोगों के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है कि अमीरों को ज्यादा फायदा होता है और इससे गरीबों को बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है। क्वेश्चन खत्म, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विस्तार से चर्चा की है कि महिलाओं की जो कह सकते हैं विधायिका में भागीदारी क्या है, उनकी समावेशिता क्या है। क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा कम है। इसी को बढ़ाने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। तो महिलाएं, प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो महिलाओं को दबा के रखा गया, उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, उन्हें कह सकते हैं कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके समाज में उनको आगे बढ़ने का अधिकार मिला, राजनीति में आने का अधिकार मिला, अपनी चीजों को बेहतर करने का अधिकार मिला। उन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ध्यान से सुनना, एक एक करके इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण। सीधी सी बात है भाई, अलग अलग नजरिया है। बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि महिला को घर तक रहना चाहिए, महिला को ये करना चाहिए, महिला को बच्चे पैदा करने चाहिए, बस उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, शिक्षा क्या प्राप्त करके क्या करेगी वो। तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण नजरिया है। तो इसीलिए प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो महिलाओं को आगे बढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं मिल रहा था, क्योंकि सबकी सोच अलग थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में अगर महिला है तो उसे आगे बढ़ने का अधिकार है। यहाँ तक कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो ना, देश के सबसे बड़े पद पे कौन है, द्रौपदी मुर्मू, एक महिला ही तो है। तो महिला को आगे बढ़ने का आज के टाइम पर क्या दिया गया है, संपूर्ण अधिकार दिया गया है। नंबर 2, समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व। अब महिला किसी भी समाज की हो सकती है भाई, चाहे वो कह सकते हैं किसी भी राज्य से हो सकती है। महिलाओं को तुम आगे बढ़ने का अधिकार तो तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए महिलाओं को आगे बढ़ने का सबसे ज्यादा मात्रा में अधिकार दिया गया है। उनको चीजों को बेहतर करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। तभी जाकर वो चीजों को बेहतर कर सकती है, अपने लिए जरूरी से जरूरी क्या कर सकते हैं, फैसले ले सकती है।
अब बात करते हैं समानता को बढ़ावा देना, इसके कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है लैंगिक समानता। महिलाओं की भागीदारी में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही महिलाओं को सबसे ज्यादा दबा के रखा जाता था, पुरुषों को ही आगे बढ़ाया जाता था। इसीलिए प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो महिलाओं को बेहतर करने के लिए हमने उनको प्रथम पायदान पर लाने की कोशिश की है, हर चीज में उन्हें पहला अधिकार देने की क्या की है, कोशिश की है। नीति निर्माण में समानता, भाई सीधी सी बात है, महिलाओं को तुम आगे बढ़ने का अधिकार दो, वो अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अगर तुम अधिकार ही नहीं दोगे तो वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करेंगी। इसीलिए चीजों को बेहतर करने के लिए, महिलाओं को अच्छे से अच्छा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा महत्व उन्हें देना चाहिए, उन्हें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भागीदारी दिखाएंगी तभी जाकर चीजों को बेहतर करने का मौका मिलता है। जैसे वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, और जो कह सकते हैं द्रौपदी मुर्मू है वो एक राष्ट्रपति है, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने कुछ तो किया ना। अगर तुमने उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया होता तो क्या आज वो इस पद पर होती, नहीं होती। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने का क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी, यानी समाज के जितने भी वर्ग है ना उनकी भी भागीदारी होती है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इसीलिए चीजों को बेहतर करने का मौका मिलेगा। अगर हम देखें तो समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन महिलाओं को अगर तुमने आगे बढ़ने का मौका दिया है तो इसका मतलब उन्हें कुछ करने का मौका मिला है, उन्हें जिंदगी संवारने का मौका मिला है, उन्हें बेहतर करने का मौका मिला है। इसीलिए समाज के विभिन्न दृष्टिकोण को बदलकर एक नए समाज की स्थापना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि विधायिका में महिलाओं की भूमिका के लिए कुछ चुनौती भी है, तो वो कई सारी चुनौतियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। नंबर 1, लैंगिक भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव। पुरुष ज्यादा है, बलशाली है, ज्यादा कर सकते हैं, महिला घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, पुरुषों को घर का काम करने का अधिकार नहीं है, और पुरुष इसके साथ साथ सब उनके ऊपर अपना दबदबा दिखाएंगे, अपनी नीतियां चलाएंगे। तो ये जो पुरुष सिद्धांत था इसको खत्म करने की कोशिश की हमने, तभी जाकर हम चीजों को क्या कर पा रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं। नंबर 2, राजनीतिक दलों में महिलाओं की कम भागीदारी। भाई राजनीतिक दलों में अगर देखा जाए तो महिला बहुत कम है, उनकी परसेंटेज ही कम है, क्योंकि वो राजनीति में भाग ही नहीं लेती। इसीलिए देश में ग्राम पंचायत के जो चुनाव है उसमें 33% जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कि 33% जो महिलाएं वो तो खड़ी होंगी ही होंगी उस क्षेत्र से, उसके अलावा वहां पर और कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए महिलाओं को हमने आगे बढ़ाने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। महिलाओं के लिए राजनीतिक माहौल, उनको शिक्षा दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता है, तभी तो जाकर वो राजनीति में जुड़ती हैं। तो इससे सबसे जो जो फायदा होता है वो महिला समाज का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे यंगेस्ट जो कह सकते हैं महिला है, अभी बिहार में एक एमएलए थी, वो बनी है, यानी उसकी उम्र मात्र कह सकते हैं 25 से 26 साल है। उसने इस यंग एज में वहां पर जीत प्राप्त की है। तो यंग एमएलए होने का मतलब क्या, बहुत ज्यादा उसके लिए फायदेमंद है। तो इसीलिए महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार दोगे तो उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार मिलेगा, लेकिन आप अधिकार नहीं दोगे तो उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। इसीलिए उनका योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या बताओगे निष्कर्ष में, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हमने क्या किया, प्रयास किया है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। 2 क्वेश्चन रहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वास्तविक लोकतंत्र और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी सीधी सी बात है, वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। भाई वास्तविक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें लोकतंत्र का होना नाम के लिए नहीं है, जरूरत के लिए है। क्योंकि अगर वो लोकतंत्र है तो वहां पर नियम, सारी चीजें किसके लिए बनाई जाएगी, जनता के लिए बनाई जाएगी, जनता के लिए फायदेमंद होगी, और उन चीजों को बेहतर करने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। इसीलिए देश के अंतर्गत अगर कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो हर राजनीतिक पार्टी को उसका कार्य करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। वास्तविक लोकतंत्र की कुछ विशेषता है। पहला है नागरिक भागीदारी। लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिकों की भागीदारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन में इसके बारे में पढ़ लिया, क्योंकि अगर नागरिक इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा, जानवर थोड़ी दिखाएंगे। इसीलिए जनता की भागीदारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। नंबर 2, प्रतिनिधित्व। आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हो ना, तो ये याद रखना, उस व्यक्ति से काम करवाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप उसे चुन लेते हो और अगर आप उसे काम ही नहीं करवाते तो क्या फायदा उस चीज का, कोई फायदा नहीं है भाई। आपने अगर उस नेता को चुना है तो वो नेता से आप काम करवाओ, उसको बोलो हमने तुम्हें चुना है, सारे लोग इकट्ठा हो और उसके खिलाफ आवाज उठाओ, वो काम करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा ना तो बता भी देना कि अगली बार जब चुनाव होंगे ना, तो आप जब आओगे ना हाथ जोड़ते हुए, तो हम भी हाथ जोड़ते हुए आपको भगाएंगे। सीधी सी बात है भाई। तो प्रतिनिधि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसका लीड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसे प्रतिनिधित्व कहा जाता है। नंबर 3, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना जरूरी है। आप कोई व्यक्ति बड़े पद पर आ गया, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, अगर वो राष्ट्रपति बनता है और कहता है कि नहीं भाई मेरे पास बहुत ज्यादा अधिकार है, ये मेरा बेटा है, इसने कुछ गुनाह कर दिया, इसने किसी का मर्डर कर दिया, इसको बाइज्जत बरी कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। कोई भी गुनहगार हो,
वो किसी के बेटे होने से पहले या किसी पद पे होने से पहले एक नागरिक है भारत का, और भारत के सभी नागरिकों के लिए नियम संहिता क्या है, एक बराबर है। मानवाधिकारों का सम्मान, देश के अंतर्गत मानवाधिकारों का सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उनके अधिकारों का सम्मान नहीं होता तो कोई भी देश का नागरिक कह सकते हैं उस देश में रहने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहां पर नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता। मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, ये नहीं कि आप जोर जबरदस्ती लोगों से बोल रहे हो चल भाई मेरे को वोट दे, मेरे को वोट दे। जो आपका चुनाव होगा निष्पक्ष होना चाहिए और आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो प्रेस की स्वतंत्रता का भी होना जरूरी है, क्योंकि एक देश के अंतर्गत अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है इसका मतलब वो देश बहुत ज्यादा कह सकते खराब है, वहां पे लोगों की चलती ही नहीं है, वहां पे लोगों की सुनी ही नहीं जाती है। इसीलिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र और विकास, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो ऊपर ही हमने पढ़ लिए थे, उसी के बारे में हम थोड़ा सा डीपली बता देंगे। नागरिकों के लिए भागीदारी, भाई नागरिकों की भागीदारी होनी जरूरी है, क्योंकि वही योजनाएं बनाएंगे, वही फैसले लेंगे कि हमें ऐसा पार्क चाहिए, हमें ऐसे स्कूल चाहिए, हमें ऐसा अस्पताल चाहिए, वही डिमांड करेंगे, तभी जाकर चीजों को बेहतर किया जाएगा। नंबर 2, प्रतिनिधित्व। आप साफ तौर पे उन्हें बोल सकते हो हमने तुम्हें चुना है, तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा, अगर तुम काम नहीं करते तो हम तुम्हें हटा भी सकते हैं, हमारे साथ हमारे पास पावर है, इसीलिए हम चीजों को बेहतर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। नंबर 3, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भाई होना इसका जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी जाकर आप स्वतंत्र रूप से क्या कर पाओगे, फैसले ले पाओगे। इसीलिए हम यहाँ पर न्यायपालिका को स्वतंत्रता देते हैं और उसके महत्व को जारी रखते हैं। नंबर 4, मानवाधिकारों का सम्मान, एक देश के अंतर्गत मानवाधिकारों का सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर नीति को महत्व दिया जाएगा और तभी जाकर लोग लोकतंत्र पे अपना विश्वास रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। प्रतिनिधि लोकतंत्र पर जेएस के मिल के विचारों का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी जिसे हम जनतंत्र के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे उन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में बताओगे। लोकतंत्र वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना नेता चुनता है, अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करवाता है और उस नेता को बोलता है कि आप हमारे लिए कार्य कीजिए, हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा महत्व दीजिए। मिल ने प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए क्या क्या बताया है। सबसे पहला है जिसे कहते हैं प्रतिनिधि। आप जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हो वो आप अपनी मर्जी से चुन रहे हो, आपने उस व्यक्ति को चुना है, वो आपके जीवन को बेहतर करने की कोशिश करेगा, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तभी जाकर चीजों को बेहतर करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। नंबर 2, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये सबसे अच्छी प्रणाली रखती है, क्योंकि इसमें ना हर व्यक्ति को फायदा होता है। हर व्यक्ति को कैसे फायदा होता है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर नीतियां चलाता है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर फैसले लेता है, उसे बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति चुना जाएगा, ठीक है, जिसको जितने भी वोट मिलते हैं वो चुन लिया जाता है, जो सबसे ज्यादा वोट लिया जाता है वो चुन लिया जाता है उस सीट से, और हर व्यक्ति को उतने परसेंट के कह सकते हैं वोटिंग अधिकार मिलते हैं जितने उसने जीत प्राप्त की होती है। इसीलिए ये जो प्रणाली है लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है। बहुल मतदान का सिद्धांत, अर्थात साफ तौर पे बताएगा कि बहुल मतदान का सिद्धांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में सिर्फ इसीलिए चुना जा रहा है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब वो फायदेमंद नहीं है। इसीलिए उस व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो बहुत ज्यादा मात्रा में एजुकेटेड है, चीजों को बेहतर कर रहा है, लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए जेएस मिल ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया कि ऐसे व्यक्ति को चुनो जो लोगों के लिए क्या कर रहा है, फायदेमंद कार्य कर रहा है। महिला मताधिकार, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि महिलाओं के पास भी मताधिकार होना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पर पुरुषों को ही था, लेकिन धीरे धीरे करके महिलाओं को अधिक से अधिक मात्रा में मताधिकार यानी उनको आगे बढ़ाने का क्या मिला, अवसर मिला, इसीलिए चीजों को बेहतर करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण, इसके कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुल मतदान की आलोचना, मिलने भाई यही साफ तौर पे बोला भाई, वो भी यही कहते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि केवल और केवल लोकतंत्र में बहुलवाद की सुनी जाती है, यानी जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनकी सुनी जाती है और जिनकी संख्या कम होती है उनकी बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती, इसलिए बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। तो लोकतंत्र में उन्होंने ये चीज क्या बताई है, गलत बताई है। नंबर 2, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की सीमाएं। अब इसका क्या फायदा है, देखो इसका ना एक नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि सबको चुनाव में खड़े होने का मौका मिलता है, लेकिन नुकसान ये भी है कि सबकी राय एक साथ नहीं मिलती, कोई भी फैसला होता है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तियों की राय को सबको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी जाकर फैसले लिए जाते हैं और फैसले लेने में क्या हो सकती है, देरी। नंबर 3, खुले मतदान की आलोचना। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर देश के अंतर्गत खुले मतदान की प्रक्रिया है ना, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, आपने अगर किसी व्यक्ति को, किसी नेता को चुन लिया और दूसरे वाले नेता को गुस्सा आ गया, तो वो क्या करेगा, वो अभी तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाद में तुम्हें क्या करवा सकता है, वो डरा धमका सकता है, मार भी सकता है, या फिर तुम्हें चुनाव के दौरान में डरा सकता है।
तो आपको उस टाइम पर कह सकते हैं उन्हें जबरदस्ती वोट देना पड़ेगा और अपनी मर्जी से वोट नहीं दे पाओगे। इस वजह से इसकी भी क्या की गई है, बुराई की गई। लोकतंत्र की सीमाएं, सीधी सी बात है, हमेशा किसका फायदा होता है, बहुसंख्यकों का फायदा होता है, अल्पसंख्यकों को नुकसान होता है। इसीलिए चीजों को बेहतर करने का मौका मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को बराबर आने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए चीजों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेहतर करने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पूरे के पूरे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 1 घंटे से भी कम का आपका टाइम लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सारे सेमेस्टर की वीडियो धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर दूंगा। इस चैनल से आप बहुत ही ज्यादा ग्रेजुएशन लेवल की, 11th 12th की या और भी अदर सब्जेक्ट्स की क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।